गाइस, वेलकम टू एडो मेडिसिन। और आज हम यूनिट 20 सेकुलरिज्म और सेकुलराइजेशन कर रहे हैं। देखिए, जो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिया होता है वो किसी भी चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन जनरली इन्हीं 4-5 जो दिया होता है उससे आते हैं। तो डेफिनेशन हमें सेकुलरिज्म का समझना है, सेकुलराइजेशन क्या होता है और थ्योरीज क्या हैं सेकुलरिज्म की, और इंडियन और यूरोपियन एक्सपीरियंस क्या था सेकुलरिज्म का, ये हमको समझना है। तो ये जो वर्ड है वो साइकुलम से आया है, जो कि लैटिन वर्ड है जिसका मतलब सेंचुरी और एज होता है। इस वर्ड को जॉर्ज जेकब होलियोक ने 1851 में 19th सेंचुरी में, जब लिबरलिज्म का चल रहा था दौर, तब इन्होंने ये शब्द दिया था सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। रेनेसा जो पुनर्जागरण हुआ था और प्रबोधन इनलाइटमेंट, उन दोनों, ये दो एक तरीके के आंदोलन थे। रेनेसा आप जानते हैं कि पुनर्जागरण था, और इनलाइटमेंट प्रबोधन दोनों एक तरीके के आंदोलन थे। रेनेसा था वो कहता था, यानी पुनर्जागरण था वो कहता था कि इंसानों को मतलब इंसान एज अ इंडिविजुअल बहुत इम्पोर्टेंट है। वहीं पे जो इनलाइटमेंट प्रबोधन हुआ उसने साइंस, चीज़ों को सवाल करने पे, क्वेश्चन करने पे जोड़ दिया। उससे पहले जब आप जानते होंगे कि मध्यकाल में क्या था, हम धर्म को सवाल नहीं कर सकते थे, पॉप जो बोल रहा है उसकी बात को हमें सुनना होता था, हम किसी चीज़ को क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, साइंस भी नहीं था। लेकिन ये रेनेसां पुनर्जागरण या ये प्रबोधन या ये जो रिलीजन मूवमेंट हुआ था, धर्म सुधार आंदोलन हुआ था, ये सारे आंदोलनों ने हमें इंसान कितना इम्पोर्टेंट है, पहले क्या था, सजा किसी को भी दे दो, किसी को भी भगवान के नाम पे मार दो। लेकिन जब ये सब 3-4 आंदोलन होते हैं यूरोप में, तब इंसान की अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि ये सारे आंदोलन इंसान एज अ वन पर्सन बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इंसान के राइट्स होते हैं, इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंसान के आसपास सब कुछ होता है, ना कि भगवान के पास। मतलब भगवान से इंसान की तरफ लोगों का एक दृष्टिकोण आता है। साइंस को इम्पोर्टेंस मिलने लगती है, नई नई डिस्कवरीज होने लगती है। मिडिवल मध्यकाल में जब होती है डिस्कवरीज, तो पॉप को या जो हेड होता है उनको दिक्कत होती है। लेकिन इन सब आंदोलनों से आप क्वेश्चन करना, तर्क करना, ये सब शुरू होता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता कब जन्मा या किस चीज़ का। तो इसके 3 डेफिनेशन है। तो एक डेफिनेशन है पीपल सेंट्रिक, दूसरा है स्टेट सेंट्रिक, और थर्ड है इंडिया स्पेसिफिक। पीपल सेंट्रिक यानी लोगों पे जो डेफिनेशन को बनाया गया है, एक स्टेट यानी स्टेट जो काम करता है, गवर्नमेंट समझ लीजिए, और एक इंडिया। इंडिया के मामले में सेकुलरिज्म यूरोप से अलग रहा है। तो सबसे पहले हम पीपल सेंट्रिक देखते हैं डेफिनेशन। वो कहता है कि जो धर्म है उसको राजनीति से, अर्थव्यवस्था से, शिक्षा से, और हमारी जो भी सामाजिक जीवन होता है और कल्चर होता है, उससे एक तरीके से सेपरेट करना है। ये नहीं करना कि रिलीजन को ख़त्म करना है, बस ये करना है कि जो धर्म है वो इंसान के अपने जीवन तक ही रहे। यानी मान लीजिए कि मेरा कोई धर्म है, तो मैं उसको अपने जीवन में वो करूं, ये नहीं कि उसको मैं हर जगह घुसा दूं। मैं अगर कोई पूजा, आराधना या इबादत करना चाहती हूँ तो मेरे तक ही सीमित रहे। ठीक है। एक सेकुलर स्टेट का मतलब ये नहीं होता कि वो ये बोलता है कि कोई धर्म ही नहीं होगा, हम किसी धर्म को ही नहीं मानेंगे, और कोई धर्म मतलब कोई धर्म ही ना माने वो, बल्कि ये करता है और कि धर्म को वो बस आपको अपने पर्सनल अफेयर बनाना है, यानी अपने पर्सनल निजी तरीके से धर्म को देखना है, आपके निजी जीवन में वो इम्पोर्टेंट है। समझे आप? सो सेकंड, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। दूसरा वो है डेफिनेशन जो स्टेट सेंट्रिक है, वो बताता है कि स्टेट को हर धर्म के प्रति मतलब न्यूट्रल रहना है। मतलब आप धर्म, किस धर्म से हो, वो स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लॉ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जाएंगे तो एज अ इंसान देखे जाएंगे, आपका धर्म बिल्कुल भी स्टेट के सामने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप चाहे धार्मिक हो, नहीं धार्मिक हो, आप इस धर्म को, ए धर्म को मानते हो, बी धर्म को मानते हो, सी धर्म को मानते हो, एज अ सिटीजन आप स्टेट के सामने रहोगे। एज अ सिटीजन आपकी इंपॉर्टेंस है, आपको राइट्स मिले हुए हैं, और भले आप किसी धर्म को मानते ही नहीं हो, लेकिन स्टेट यानी गवर्नमेंट आपको किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगा, चाहे आप धार्मिक हो, अधार्मिक हो, या एबीसीडी किसी भी धर्म को मानते हो, यानी आपको सबको एज अ सिटीजन इक्वल राइट्स मिलेंगे। ठीक है। जो इंडिया स्पेसिफिक है, सो आपको हमारे इंडिया का पता है कि
हम उतने सेकुलर स्टार्ट से नहीं रहे हैं। जब हिंदू मुस्लिम का 1947 के टाइम पे उसी की वजह से, वायलेंस की वजह से हमारा भारत और पाकिस्तान बट गया, यानी पार्टीशन हो गया, तो एक तरीके से हम सेकुलर नहीं रहे, लेकिन सेकुलरिज्म को हमने बहुत बड़ा अपने जीवन का पार्ट बनाया और हमने माना कि हमारा स्टेट इंडिया वो धर्म को स्टेट से अलग नहीं करेगा। जैसे आप स्टेट सेंट्रिक समझ लीजिए, हर इंसान लॉ के सामने भारत में, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमने प्रियम्बल में कहा है कि हम एक सेकुलर कंट्री भी हैं, जहाँ पे हर धर्म को इक्वली ट्रीट किया जाएगा सरकार गवर्नमेंट के सामने। यानी आप किस धर्म से बिलोंग करते हो वो सरकार के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा, धर्म आपका मैटर रहेगा, ठीक है। और वो भारत सरकार है, वो हर धर्म को, या भारत देश है, वो हर धर्म को इक्वल ही तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है। ओके, सेकुलराइजेशन क्या होता है? हम समझ लिए कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, लेकिन धर्म निरपेक्षता को तो हमने 3 डेफिनेशन में समझ लिया, लेकिन सेकुलराइजेशन जो प्रोसेस है, धर्मनिरपेक्षता एक प्रोसेस की तरह जो चल रही है, वो क्या होता है? तो अब देखिए, जो सेकुलरिज्म है, मतलब धर्मनिरपेक्षता है, वो तो वेस्ट में खत्म ही हो गया, मतलब एक्टिव मूवमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतनी इश्यूज अब नहीं रही हैं, ठीक है। अब वहाँ के स्कॉलर्स अब इस बात पे डिस्कशन करने लगे हैं कि हम कैसे इंसान की सोच को और डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को, समाज के अलग अलग जो सिस्टम्स हैं, उनको किस तरीके से सेकुलराइज करें, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस मल्टीपल दी हुई हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा पीटर बर्जर का लगा, जो कहते हैं कि सेकुलराइजेशन एज द प्रोसेस बाय विच सेक्टर ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर आर रिमूव फ्रॉम डोमिनेंस ऑफ रिलीजन, इंस्टीट्यूशन एंड सिंबल्स। वो बोलते हैं कि ये जो सेकुलराइजेशन है वो एक तरीके का प्रोसेस है। वो क्या करता है कि जो सोसाइटी है, जो समाज है और हमारा जो कल्चर है, उससे उसे रिलीजन का जो डोमिनेंस है उससे निकाल देता है। यानी रिलीजन को एक अलग सेक्टर, जैसे मानते हैं हम लोग नहीं देखते कि हमारे जीवन के हर पहलू पे धर्म का ही वो रहता है, हम कैसे रह रहे हैं, हम कैसे खा रहे हैं, हमारा समाज कैसा है, हमारे पास हमारा गवर्नमेंट कैसा हो, सब हम धर्म के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो वो बोलते हैं कि सेकुलराइजेशन का मतलब ये है कि हम उसको धर्म धर्म को एक पार्ट बना दें जिंदगी का। मतलब हाँ, हम आराधना, पूजा या प्रेयर, कुछ भी जो भी कर रहे हैं वो एक हमारे लाइफ का पार्ट हो, लेकिन रिलीजन हर पार्ट में ना एक इम्पॉर्टेंट रोल करे, एक पार्ट बन के रह जाए और अलग अलग पार्ट का अलग अलग वो हो। होप मैं करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा हो मैं क्या कह रही हूँ। तो सेकुलराइजेशन ने क्या किया कि जो रिलीजन की इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट पे, हर जगह पे, उसको कम करने की कोशिश की। और सेकुलरिज्म मिनिमाइज द रोल ऑफ रिलीजन इन द सोशल एंड पॉलिटिकल, समाज में भी और राजनीति में भी, ठीक ना। धर्म को कम करना, अगर राजनीति में धर्म आ जाए तो फिर वो धार्मिक राजनीति हो जाती है। अब कोई धर्म, अब डिपेंड करता है कि कौन सरकार में है, अब जो जिस धर्म का होगा उसे इंपॉर्टेंस देगा। तो इसीलिए धर्म, या समाज में है तो फिर लड़ाइयाँ होने लगेंगी कि हमारा धर्म बेहतर है, आपका धर्म नहीं है। इसलिए इन लोगों ने बात किया कि हमें एक तरीके से धर्म को एक हिस्सा बनाना है अपने जीवन का, धर्म में ही पूरे खुद को नहीं ढाल लेना है, धर्म बस एक पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है 4 पॉइंट की, जो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोसेस दैट चेंज ट्रिगर्ड बाय सेकुलराइजेशन। सेकुलराइजेशन से क्या चेंज होगा? तो अगर हम रिलीजन को हटा देते हैं, मान लीजिए एजुकेशन से हटा देते हैं, मैरिज से हटा देते हैं, तो बहुत सारी डिफरेंसेस सिचुएशन में, इंस्टीट्यूशंस में आएंगी, और ऐसा होगा कि अनेकता डेवलप होगी। मान लीजिए हमने देखा है ना कि हमारे भारत में 6-7 हम लोग धर्म के लोग हैं, और किस तरीके से एक मतलब अनेकता में एकता बनाए, वो डेवलप होगा हमारी सोसाइटी में, और हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर पाएंगे। Rationalization as described by Max Weber, which refers to the emergence of scientific, rational and worldview which discern the society from myths and mystery and miracle and magic। मतलब मैक्स वेबर ने जो अपनी थ्योरी दी है कि सोसाइटी रैशनल हो जाएगी, तर्क करने लगेगी, वो अपने आप को साइंटिफिक वे से चीज़ों को समझने लगेगी। ये नहीं कि धर्म ने ये बोल दिया या धर्म से ऐसा है इसलिए ऐसा है, नहीं। वो अलग इनसे, मतलब ये मिथ, मिस्ट्रीज और मिरेकल और मैजिक से हट के साइंस और तर्क करने लगेगी, ठीक है।
उसके बाद हम एक तरीके से तर्क वितर्क करने लगेंगे, और कुछ भी जो हमारे सोसाइटी में रिलीजन ने जो सिखाया है या उसके अंदर है, उससे बाहर निकल के हम सोचने लगेंगे। प्रोसेस ऑफ सेकुलराइजेशन, तो ये प्रोसेस कैसे शुरू हुआ? तो हमको स्टार्ट में पता चल गया कि सेकुलरिज्म बाय प्रोडक्ट था किस चीज़ का? इनलाइटमेंट का, प्रबोधन का। ठीक है, इनलाइटमेंट में जो मूवमेंट हुआ था जिसमें तर्क वितर्क पे एम्फेसिस दिया गया था, साइंस पे एम्फेसिस दिया था। तो देखिए क्या कहता है कि तर्क वितर्क को ज़्यादा जगह देना चाहिए यहाँ पे, ऑटोनॉमी ऑफ रीजन एंड साइंस। ठीक है, और पॉलिश जो एस्ट्रोनॉमर थे निकोलस कॉपरनिकस, आई एम सॉरी, तो निकोलस कॉपरनिकस जो थे उन्होंने बताया कि सन, मतलब जैसे आप इसका बैकग्राउंड समझिए कि जो क्रिश्चियनिटी के जो पॉप होते हैं वो बोलते हैं कि अर्थ सेंटर में है और उसके आसपास सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम निकोलस कॉपरनिकस ने कहा कि नहीं, सन सेंटर में और हम चक्कर लगाते हैं, मतलब धरती, अर्थ जो है वो चक्कर लगाती है, हम नहीं, अर्थ। तो ये चर्च को बात अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि उनके वो एक तरीके से उनको उनका कटाक्ष कर रहे थे। फिर गैलीलियो आए, उन्होंने बोला कि उन्होंने भी इस तरीके की जो वो थी कि अर्थ सन की तरफ घूमता है उसको सपोर्ट किया, तो उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, दोनों को मार दिया गया बेसिकली, आप समझ लीजिए। तो एंड स्टोरी यही थी। और जर्मन जो वो थे जोहानस कैपलर, उन्होंने भी बोला कि जो ये प्लैनेट्स हैं और ये इसके मोशन में होते हैं, इन्होंने लॉज ऑफ मोशन भी दिए। वो थे न्यूटन, उन्होंने भी दिया। सो जो न्यूटन की बुक थी जिसको हम प्रिंसिया बोलते हैं, जो वॉल्टेयर ने बहुत ही पॉपुलराइज किया था, उनमें भी ये साइंस वगैरह को, रैशनल आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा वो किया गया था। और इन सब रीजंस की वजह से इतने सारे साइंटिस्ट अलग अलग थ्योरीज जो कि वो दी हुई हैं क्रिश्चियनिटी में, उनको रॉन्ग प्रूफ करने लगे। साथ में उनकी प्रिंसिया जैसी थ्योरी आई जिन्होंने लॉज ऑफ मोशन वगैरह को एक तरीके से वो बताने की कोशिश की। तो साइंटिफिक जो था वो एक तरीके से साइंटिफिक इन्वायरमेंट डेवलप हो रहा था, बहुत सारे साइंटिस्ट, नेचुरलिस्ट आ रहे थे सामने, और जो भी बाइबल में या क्रिश्चियनिटी में जो पॉपुलर है उस चीज़ को वो लोग मना कर रहे थे। तो इस वजह से उन लोगों को काफ़ी बुरा लगने लगा। इनिशियली तो क्या किया उन लोगों ने कि मारना शुरू किया या उनको एग्जीक्यूट करना शुरू किया, लेकिन आप कब तक कर सकते हो? एक लेवल आता है कि फिर ये सबको रुकना होता है और साइंस एक तरीके से जीतना शुरू कर दिया, क्योंकि सबसे पहला आंदोलन पुनर्जागरण का था जहाँ पे हमने फिलॉसफी पुरानी को उठाया, नए फिलॉसफीज को जोड़ा, और हमने सोचने लगा कि तर्क वितर्क बहुत ज़रूरी है। फिर इनलाइटमेंट हुआ जो कि प्रबोधन आंदोलन था, फिर उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन। तो ये सारे आंदोलन बार बार होते गए और समाज को बदलते गए। एक्चुअली ये चैप्टर थोड़ा हिस्टोरिकल है, तो अगर आप हिस्ट्री जानते होंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है लेक्चर। अगर नहीं आता तो थोड़ा थोड़ा आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि जानते होंगे चार्ल्स डार्विन को, जिन्होंने, जो कि एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे, तो उन्होंने उन्होंने थ्योरी दी थी ह्यूमन इवोल्यूशन की, कि अब ह्यूमन इवोल्यूशन की उन्होंने थ्योरी दी, तो जो एडम और ईव की जो क्रिश्चियनिटी में थ्योरी है उस पे उन्होंने डायरेक्ट कटाक्ष कर दिया। तो ये भी इनका भी एक तरीके से कटाक्ष था। लेकिन जब इन लोगों ने शुरुआत में ये थ्योरीज लिखी तो लोगों को उतना समझ नहीं आ पा रही थी, तो इन्होंने अपनी प्रॉब्लम को कार्ल मार्क्स से डिस्कस किया कि नहीं, मतलब लोग अभी नहीं सुन रहे हैं। बट उन्होंने कहा कि मैं अभी थोड़ा रिलीजन के बारे में लिखा हूँ और थोड़े टाइम के लिए रुक जाऊंगा, चार्ल्स डार्विन ने, लेकिन फिर हम इसी तरीके से, लेकिन उन लोगों का सबका बिलीव था कि एक ना एक दिन साइंस चेंज लाएगा और लोग धर्म से उठ के ऊपर चीज़ों को देखना शुरू करेंगे। ठीक है, थ्योरीज ऑफ सेकुलरिज्म हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ ये वीडियो ऐसे ही बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप बेसिक्स पहले समझ लीजिए, थोड़ा बहुत गूगल कर लीजिएगा अगर आपको ना पता हो प्रबोधन क्या होता है, धर्म सुधार आंदोलन क्या होता है, या क्या बोलते हैं, प्रबोधन क्या था, मतलब ये सारे जो मिडेवल टाइम में जो चीज़ें हुई हैं, तो फिर आपको ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा क्लियर होने लगेगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।